एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के भाग 2 को हम समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, इस चैप्टर के भाग 2 में हम आसियान संगठन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये समझेंगे कि आसियान क्या होता है, आसियान किस तरीके से काम कर रहा है, आसियान के कौन कौन से सदस्य देश हैं। जैसा कि हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था कि यूरोपीय संघ क्या है, कैसे बना, बिल्कुल इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो बस आज के इस वीडियो में हम आसियान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसको ध्यान से सुनना, बिकॉज इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। सो फ्रेंड, चलिए आसियान संगठन, जो ये आसियान है ना, इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। ये जो आसियान शब्द है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, यानी कि एशिया के दक्षिण पूर्व हिस्सों के देशों का संगठन ही क्या कहलाता है? आसियान संगठन कहलाता है। चलिए समझते हैं कि आसियान क्या है, बिल्कुल करीब से। देखो आसियान क्या है। तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के एक समूह को आसियान कहा जाता है। यही बात कही ना मैंने, जो एशिया महाद्वीप है, जिस तरीके से पार्ट 1 में हमने यूरोप को पढ़ा था और वहाँ यूरोप महाद्वीप था, उसी तरीके से यहाँ एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत भी तो आता है ना। तो एशिया महाद्वीप में भारत भी आता है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई, अब एशिया का दक्षिण और पूर्व के हिस्से में जितने भी देश है ना, जो देश है, उन देशों के समूह को आसियान कहा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन देशों को। ओके, तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के एक समूह को आसियान कहा जाता है। आई होप आपको समझ आएगा आसियान क्या है। तो एशिया के दक्षिण पूर्व देशों के समूह को आसियान कहा जाता है। ओके, अब देखो ये जो आसियान है ना, इसका पूरा नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि आसियान का पूरा नाम क्या है, तो आपको बता देना है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। अब जो ये आसियान की स्थापना हुई कब, देखो तो 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है, वहाँ के 5 देश मिले, उन्होंने एक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना कर दी। ओके, अंदर हम ये भी देखेंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई। ओके, देखो, और आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ओके, ये आपको अब देखो, अब और डिटेल से कि आसियान में कौन कौन से देश शामिल है। तो सबसे पहले तो इंडोनेशिया। ऑफ कोर्स अगर उसका मुख्यालय इंडोनेशिया में है तो एक देश तो इंडोनेशिया होगा। दूसरा है मलेशिया, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है सिंगापुर और 5वां है थाईलैंड। तो इन 5 देशों ने मिलकर, ये जो 5 देश अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ही मिलकर आसियान की स्थापना की थी। कौन कौन से देश है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ओके, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि आसियान की स्थापना किन देशों ने मिलकर की थी। तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ये सारे 5 देशों के नाम आपको बता देने हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आसियान की स्थापना किन देशों ने मिलकर और कब की थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये दक्षिण एशिया है, इधर का इलाका पूरा दक्षिण एशिया है। तो यहाँ पर जो ये इस पार्ट में आपको जितने भी देश दिखाई दे रहे हैं ना, देखो यहाँ पे थाईलैंड दिखेगा आपको, वियतनाम और ये सारे देश, ये किसके हैं? ये देश हैं आसियान के। किसके हैं? आसियान के। ये आसियान के देश है। ओके, इंग्लिश में आसियान को ऐसे लिखते हैं। तो आपको बस यहाँ पे मैप में देख लेना है, आपकी एनसीईआरटी में भी आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे ढूंढना किस किस के नाम है। ओके, और उसके बाद एक और चीज़, वर्तमान में आसियान की सदस्य संख्या 10 हो गई है। यानी कि मैंने आपको बताया कि 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी, पर सदस्य संख्या 10 कैसे हो सकती है? तो बाद में क्या हुआ कि 5 और देश आसियान के साथ जुड़ गए थे। वो कौन कौन से 5 देश थे? पहली थी वियतनाम, दूसरा था लाओस, तीसरा था म्यांमार, चौथा था ब्रुनेई दारुसलाम और 5वां था कंबोडिया। ओके, तो इन 5 देशों के मिलने से आज वर्तमान
वर्तमान में आसियान की जो सदस्य संख्या है ना वो 10 हो गई है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से 5 देश आसियान में बाद में जुड़े, या फिर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आसियान की सदस्य संख्या कितनी है। ओके, तो ये बिल्कुल आपको माइंड में फिट कर लेना है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं आसियान के झंडे के ऊपर। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल अभी ब्रीफ में हम देख लेते हैं। देखो, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये आसियान का झंडा है। ओके, तो देखो इसको, आसियान का झंडा, आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशियाई के 10 देशों को इंगित करती है, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हैं। यानी कि ये जहाँ पर आप ये बीच में जो ये धानियाँ बालियाँ दिख रही है, ये जैसे कि गेहूं की होती है उस तरीके से यहाँ पे बलियाँ दिख रही है। ये टोटल 10 है। अगर आप इस तरीके से इसको गिनते हो ना, 1 2 3, तो इस तरीके से ये आपको 10 मिलेगी। तो ये 10 बालियाँ इसीलिए है क्योंकि हम 10 देश आपस में मिलकर मित्रता और एकता के धागे में बंधे हुए हैं, इसीलिए इन 10 बालियों को रखा गया है। ओके, और ये जो व्रत बना हुआ है ना, व्रत आसियान की एकता का प्रतीक है। ओके, तो ये जो व्रत बना हुआ है ना, ये काय का प्रतीक है? ये आसियान की एकता का प्रतीक है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आ सकता है कि आसियान के जो झंडा है उसमें धान की 10 बालियाँ क्या दर्शाती है? तो आपको बताना है 10 देशों की आपसी मित्रता और एकता को दर्शाती है। और व्रत क्या दर्शाता है? तो वह व्रत आसियान की एकता को दर्शाता है। ओके, तो यहाँ पर बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो, अब समझते हैं आसियान के क्या उद्देश्य है, यानी कि ये एक संगठन बना है तो इस संगठन के क्या क्या उद्देश्य है। तो चलिए एक एक करके समझेंगे आसियान के उद्देश्यों को। सबसे पहले आसियान के निम्नलिखित उद्देश्य। सबसे पहला देखो, आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना। सही है, कोई भी संगठन बने, कोई भी क्षेत्रीय संगठन बने, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? विकास करना, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो। हमने यूरोपीय संघ का पढ़ा था तो वहाँ पे भी यही था ना, उसने आर्थिक विकास के लिए ही वो संगठन बनाया था। तो इसका पहला उद्देश्य था, इसे क्यों बनाया गया आसियान को, कि इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरा, साथ ही विकास के माध्यम से, साथ ही जो आर्थिक विकास हो रहा है उसके माध्यम से सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हासिल करना, यानी कि समाज के तौर पर भी और संस्कृति के तौर पर भी विकास करना, ये दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद सभी झगड़ों को शांति से मध्यस्थता करवाना, यानी कि अगर इनके देशों के बीच कोई भी झगड़ा हो रहा है तो उसे मध्यस्थता के माध्यम से खत्म करना, या फिर बातचीत के द्वारा निपटारा कराना, अर्थात शांति को बढ़ावा देना। यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होने देना, बातचीत के माध्यम से उस जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना। अतः हम कह सकते हैं कि शांति को बढ़ावा देना, कि भैया आप लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो बस यही इस आसियान का मुख्य उद्देश्य था। ओके, तो ये 3 आसियान के मुख्य उद्देश्य थे, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे पहले मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना, फिर उसके माध्यम से सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना और शांति को बढ़ावा देना, बातचीत के द्वारा निपटारा करवाना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि आसियान के क्या उद्देश्य है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिख देने हैं। सो आई होप आपको आसियान के उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम आसियान शैली, यानी कि आसियान वे क्या है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, आपकी एनसीईआरटी में एक टॉपिक है आसियान शैली, तो हमें यही समझना है यहाँ पर कि आसियान शैली यानी कि आसियान वे क्या है। चलिए देखते हैं आसियान शैली या आसियान वे क्या है। देखो, आसियानी सदस्य के देशों ने अनौपचारिक टकराव रहित और संयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके काफ़ी यश कमाया और इसको ही आसियान शैली कहा जाने लगा। क्या कहा अभी मैंने? जो आसियान के सदस्य देश थे ना, उन्होंने अनौपचारिक टकराव रहित बिना किसी झगड़े से संयोगात्मक एक दूसरे से मिल मिलाकर संयोग करके जो वो काम करते हैं ना, उससे उन्होंने एक नया उदाहरण पेश किया और सबने उनकी क्या की तारीफ की, उन्होंने काफ़ी यश कमाया और इसी कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। देखो, आसियान सदस्यों की कामकाज की शैली ही क्या है? आसियान शैली है। यानी कि जिस तरीके से आसियान के सदस्य देश मिलजुल कर बिना किसी टकराव के संयोगात्मक ढंग से मेल मिलाप के द्वारा काम करते हैं, उनके काम करने के तरीके को, उनके काम करने की शैली को ही क्या कहा जाता है? आसियान शैली कहा जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा आसियान वे आसियान शैली क्या है। तो आसियान देशों की अनौपचारिक टकराव रहित संयोगात्मक मेल मिलाप से काम करने की शैली को ही आसियान शैली कहा जाता है। ओके, अब जो ये आसियान शैली है ना,
आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो आसियान की शैली है इसमें सार्वभौमिकता का सम्मान किया जाता है, यानी कि सभी का सम्मान करने की जो नीति है वो मान्य है। ओके, तो ये थी आसियान वे या आसियान शैली। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से भी 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जामिनर बना के दे देगा, तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हमने समझ लिया आसियान शैली क्या है। अब हम समझेंगे आसियान के मुख्य स्तंभ ये क्या होते हैं। पहली बात तो आप स्तंभ शब्द का मतलब समझो। स्तंभ मतलब पिलर्स। अगर आपने देखे हो ज़्यादातर बड़े बड़े मंदिर बने होते हैं तो उनमें मोटे मोटे पिलर बने होते हैं, बड़े बड़े खंबे, है ना, तो उनको बोलते हैं स्तंभ। तो यहाँ पर भी जो ये आसियान संगठन है ना, इसको टिकाने के लिए, इसे मजबूत बनाने के लिए, इसे लंबा चलाने के लिए कुछ स्तंभ बनाए थे। ओके, उन्हीं स्तंभ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो 2003 में आसियान ने 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए थे, है ना। 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ बनाए। अब कौन कौन से आसियानी स्तंभ है, देखो एक एक करके उन तीनों स्तंभों को देखते हैं। सबसे पहले आसियान सुरक्षा समुदाय, पहला जो पिलर है वो क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय। उसके बाद दूसरा जो पिलर है वो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, और तीसरा जो पिलर है वो है आसियान आर्थिक समुदाय। अब इन तीनों पिलर्स को, इन तीनों स्तंभ को हम बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे कि इनका मतलब क्या है। देखो ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोल रही हूँ। आसियान सुरक्षा समुदाय का मतलब है एक ऐसा पिलर बनाना, एक ऐसा स्तंभ बनाया जिसमें सारी की सारा फोकस सुरक्षा पर हो, यानी कि आसियान की सुरक्षा के लिए एक अलग समुदाय बनाया, उसी को कहा है आसियान सुरक्षा समुदाय। उसके बाद आसियान के समाज व संस्कृति के लिए एक अलग समुदाय बनाया गया, एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसे कहते हैं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। और उसके बाद आसियान आर्थिक समुदाय, यानी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक समुदाय बनाया जिसे कहते हैं आसियान आर्थिक समुदाय। ये 3 पिलर्स है। ओके, अब इन तीनों स्तंभों का, पिलर्स का क्या उपयोग है, क्या उद्देश्य है, ये हम देखेंगे। ओके, तो उससे पहले आप ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही हाई मार्क्स में, यानी कि 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है कि आसियान के मुख्य स्तंभ क्या है और उनके उद्देश्य। तो उद्देश्य अभी मैं बताऊंगी, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखना। ये जो मैंने इस तरीके से फ्लो बनाया है ना, फ्लो चार्ट, इसी तरीके से आप करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो देखो अभी समझते हैं हम इनके बारे में डिटेल से। सबसे पहले है आसियान सुरक्षा समुदाय। अब ये क्या है, तो देखो इस समुदाय का उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने पर आधारित है। यानी कि जो ये समुदाय बनाया है इसका काम ये है कि जो भी क्षेत्रीय विवाद है, यानी कि आसियान जैसे पूरा संगठन है उसके अंदर जितने भी देश है उनमें अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो उनको सैनिक टकराव तक, यानी सेना तक नहीं ले जाना, बातचीत के माध्यम से ही हल निकलवा देना, ये इसका पहला मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए यहाँ पे 1 भी आएगा। ओके, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई और इसीलिए इसी के अंतर्गत क्या हुआ, सुरक्षा नीति, यानी कि आसियान की जो सुरक्षा है और जो विदेश नीति है उसमें तालमेल बना रहे, इसके लिए क्या किया गया 1990, यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है, 1994 में। ओके, आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया गया। तो ये थे आसियान सुरक्षा समुदाय। अब उसके बाद दूसरा है आसियान सामाजिक समुदाय। इसमें क्या होता है, तो देखो इस समुदाय का मुख्य उद्देश्य आसियान देशों के मध्य सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। ऑफकोर्स अगर सामाजिक स्थिति के लिए बना है तो समाज को और वहाँ की संस्कृति को प्रोत्साहन देना, उसको बढ़ावा देना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सबकी संस्कृतियाँ विलुप्त हो जा रही है और बड़े बड़े देशों की ही संस्कृतियाँ आती जा रही है, तो ऐसा नहीं हो, इसलिए यहाँ पर आसियान सामाजिक समुदाय बनाया गया। उसके बाद तीसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। अब ये क्या होता है आसियान आर्थिक समुदाय, इसको देखते हैं। तो इस समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना अथवा आर्थिक विकास में मदद करना। यानी कि ये जो समुदाय है आसियान आर्थिक समुदाय, इसका उद्देश्य था कि आसियान के जो भी देश है उनका साझा बाजार हो, साझा मतलब मिलजुल कर सारे बाजार करे, मार्केटिंग करे, और जो उनका प्रोडक्शन लेवल है वो तैयार होगा ताकि वो अगर साथ में अगर बाजार या मार्केटिंग करते हैं तो, और इस प्रकार क्या होगा आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। तो तीनों पिलर्स का यही काम है कि कैसे न कैसे करके इस आसियान संगठन को मजबूत बनाया जाए। ओके, क्योंकि पिलर्स का यही काम होता है, आप किसी भी इमारत
इमारत में देखोगे अगर बड़े बड़े पिलर्स बने हैं तो उनका मेन काम यही है कि उस इमारत की जो मजबूती है इसे और मजबूत करे। तो उसी तरह आसियान सुरक्षा समुदाय के भी ये तीनों पिलर्स है जो उसे काफ़ी मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से इसे कवर कर। फ्रेंड, अब हम देखने वाले हैं आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें को। सबसे पहले ये समझते हैं कि आसियान विजन 2020 है क्या। देखो, आपने इंडिया में भी सुना होगा कि इंडिया विजन 2020 यानी कि कोई भी जो संगठन या देश होता है वो कुछ ऐसे लक्ष्य रखता है कि इस वर्ष तक हम ये उपलब्धियां हासिल कर लेंगे। ओके, तो इसी तरह आसियान ने भी क्या किया, एक लक्ष्य रखा कि हम 2020 तक, आसियान यानी कि 2020 ईयर आएगा, अब तो चला गया, तो ये जिस टाइम पे रखा गया था कि हम उस पर कुछ बातों पर फोकस करेंगे, तो बस उन्हीं बातों के बारे में आज हम पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बन के आता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। ओके, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लेना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, देखो आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें अभी देखते हैं। सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। यानी कि इन्होंने पहला जो विज़न रखा वो ये रखा कि हम 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर आसियान की एक भूमिका को बना देंगे, एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दे देंगे, पहली चीज़। दूसरी इन्होंने रखी कि आसियान विजन 2020 में इस बात पर बल दिया गया कि टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगी। यानी कि इन्होंने सोचा कि हम टकराव नहीं करेंगे, किसी भी समस्या का हल बातचीत के माध्यम से निकाल लेंगे। तो ये दूसरा उन्होंने मुख्य बातें दी थी। उसके बाद तीसरी थी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, वित्तीय सहयोग एवं व्यापार उदारीकरण जैसे उपायों पर बल दिया जाएगा। इनका क्या मतलब है, देखो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का मतलब है उस क्षेत्र में स्थित देशों का आर्थिक तौर पर एक होना, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था को एक करना। साथ में वित्तीय सहयोग यानी कि पैसों के द्वारा सहयोग, और व्यापार उदारीकरण का मतलब है कोई भी देश अन्य दूसरे देश में जाकर व्यापार कर सकता है। तो ऐसे उपाय करेंगे जिससे हमारे संगठन का क्या होगा, विकास होगा। तो इन तीन बातों पर आसियान विजन 2020 में जोर दिया गया था। बिल्कुल एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इस बात पर जोर देंगे कि टकराव की जगह बातचीत के माध्यम से सॉल्यूशन निकाला जाए। उसके बाद आर्थिक एकीकरण, वित्तीय सहयोग और व्यापार उदारीकरण जैसे उपायों को अपनाकर देश अपने संगठन का विकास करेंगे। तो ये थी आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें। ओके, अब समझते हैं भारत आसियान संबंध, यानी कि भारत आसियान के संबंध क्या है। तो भारत आसियान संबंध, इसको देखेंगे। देखो, शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति में आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यानी कि जब शुरुआत में आसियान संगठन बना तो उस टाइम पे जो भारत की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि विदेश नीति है, उसने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। कोई खास, क्योंकि छोटा ग्रुप था इसलिए भारत ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। यानी कि अभी के टाइम पर, कुछ सालों पहले ही भारत ने अपनी पॉलिसी को सुधारने की कोशिश की। और क्या किया, भारत ने आसियान से थोड़े थोड़े संबंध बनाने शुरू किए। और भारत ने 2 आसियानी सदस्य, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, 3, ओके, तो इन तीनों देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। क्या किया, मुक्त व्यापार के, आप हमारे यहाँ आकर व्यापार कर सकते हैं, मार्केट और बिजनेस कर सकते हैं, हम आपके यहाँ आकर कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट हमारे देश में बिकेगा, हमारा प्रोडक्ट आपके देश में बिकेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, संबंध को बढ़ावा मिला, व्यापारिक संबंध की बनाए भारत ने। और 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। और 2010 में क्या किया भारत ने, आसियान भारत मुक्त व्यापार, यानी कि आसियान के कोई भी देश आकर भारत में व्यापार कर सकते हैं, वो वाली व्यवस्था लागू कर दी। तो यहाँ पर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन बनता ही नहीं है, और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता कि भारत आसियान संबंधों को समझाइए। पर अगर आ जाए तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिख देना है कि शुरुआत में भारत ने ध्यान नहीं दिया था आसियान पर बाद में भारत ने अपनी नीति को सुधारा और आसियान पर ध्यान देने लगा। और आसियान के देशों जैसे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार किया। और 2010 में आते आते उन्होंने सभी आसियान के सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार के लिए क्षेत्र व्यवस्था लागू कर दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत आसियान के संबंध काफ़ी मधुर है। ओके, तो यही आपको लिखना है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी कि भारत आसियान और के संबंध कैसे है, आसियान क्या है, आसियान की क्या उद्देश्य है, आसियान के क्या क्या पिलर्स थे यानी कि स्तंभ थे। अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और साथ में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले